कि हमारे दादा जो थे उस समय सरपंच हुआ करते थे और उनका बिहार में कर्पूरी ठाकुर, जगदो बाबू, ललई यादव जी, बीपी मंडल साहब वगैरह को जो मैंने पढ़ा, उनको जो समझा, तो हमें लगता कि हमें भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। समतामूलक समावित पलामू फायरिंग रेंज की घोषणा हुआ था, जिसका सर्वे चल रहा था, जिसे फायरिंग रेंज बनाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा था। तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि यदि हम लोग को यहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा तो हम लोगों का जीवन कष्टमय बीतेगा। जहाँ हम लोग वहाँ जाएंगे वहाँ उपेक्षित माने जाएंगे कि अब विस्थापित लोग हैं। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं उसमें किसी प्रकार का परीक्षा नहीं लिया जाता है और उसमें हमेशा हमारा मांग रहा है। हम लोगों ने डाल्टेनगंज नई रेल परियोजना गया टू डाल्टेनगंज का संघर्ष मोर्चा बनाया और उस मोर्चा के तहत हम लोग अनेक जगह आंदोलन किए, धारणा दिए, प्रदर्शन किए, जिसका प्रतिफल हुआ कि इस परियोजना को या सत्ता को न जाने कैसे प्रभावित होकर वह काम कर रहे हैं और एक तरफा जो उनकी आवाज़ निकल रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वास्तविक में यह गोदी मीडिया है। उसका आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी वर्तमान में कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इससे पूर्व इनका लंबा संघर्ष रहा है समाज सेवा के क्षेत्र में। इनका वास्ता मूल निवासी ये इमामगंज के हैं, शेरघाटी अनुमंडल के इमामगंज के, लेकिन वर्तमान में ये शेरघाटी में निवास करते हैं। इन्होंने बहुत तरह के आंदोलनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप जैसा जानते हैं इमामगंज क्षेत्र में जो फायरिंग रेंज का मामला था वो एक बड़ा आंदोलन उस क्षेत्र में था, उसकी इन्होंने अगुवाई की है, उसका नेतृत्व किया है। उसके बाद इन्होंने न्यायपालिका में जजों को चुनने का उस तरीके को लेकर, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर इन्होंने उसका भी विरोध किया है। साथ ही एक बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र के लिए रहा है रेल लाइन परियोजना का, जो गया डाल्टेनगंज वया बांके बाजार इमामगंज वया शेरघाटी बांके बाजार इमामगंज, इस परियोजना को लेकर भी इन्होंने काफ़ी आंदोलन किया, संघर्ष किया। तो एक तरह से ये बताएं कि इनका जो जीवन रहा है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, बहुत लंबा संघर्ष किया है इन्होंने। समाज से इनका सामाजिक जुड़ाव बहुत पुराना रहा है। और अगर राजनीति की बात करें तो इन्होंने 2 बार चुनाव जीता है ज़िला परिषद का, और ज़िला परिषद अध्यक्ष बनाने में भी इनकी अहम भूमिका रही है। तो इस तरह से इनका राजनीति में भी एक वर्चस्व रहा है। इमामगंज क्षेत्र में से बना जाना, 2 बार इनकी पत्नी ज़िला परिषद सदस्य रही हैं। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका इनकी राजनीति के क्षेत्र में भी रही है। हर बड़े लोग बिहार के या बिहार से बाहर के तमाम बड़े नेताओं से इनके अच्छे रिश्ते हैं और सीधे सीधे इनकी पहचान है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम इनसे बात करेंगे कि कैसे संघर्ष रहा, क्या संघर्ष रहा इनका, और कैसे इन्होंने शुरुआत की, और ये समाज सेवा का धुन कैसे इनके अंदर आया। सर, आपका स्वागत है विज़न आजकल में। आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैसे शुरुआत हुई? आपका संबंध इमामगंज क्षेत्र से है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपके पिताजी शिक्षक थे। तो कैसे शुरुआत हुई इस तरह की? देखिए, सामाजिक काम करने के लिए या किसी भी काम करने के लिए 3 चीज़ जल्दी चेंज नहीं होता है, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और सिग्नेचर। तो हमारा हेरिडिटी ही ऐसा है कि हमारे दादा जो थे उस समय सरपंच हुआ करते थे। जब किसी को समस्या होता है और उसके प्रति यदि दिल में हमदर्दी होता है तो निश्चित रूप से सामाजिक काम करने के लिए लोग अग्रसर होते जाता है। और जब सामाजिक काम आप करते जाइएगा तो निश्चित रूप से सभी लोगों को प्यार स्नेह मिलता है कि आपको सामाजिक काम के लिए, राजनीतिक काम के लिए स्वतः अग्रेसिव लोग होते जाता है। और उसी कड़ी में मैं भी राजनीति में आया हूँ। किस किस तरह के आयोजनों से, कार्यक्रमों से जुड़ते गए आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं पढ़ाई जब हमारी चल रही थी उस समय से ही हमारा राजनीतिक और सामाजिक कामों में दिलचस्पी रहा है।
और जब मैं 21-22 साल का था तो उस समय केंद्र में एनडीए की सरकार थी और हमारे जौहर साहब रक्षा मंत्री थे, नीतीश जी रेल मंत्री थे और हमारे इलाका में फायरिंग प्रस्तावित पलामू फायरिंग रेंज की घोषणा हुआ था, जिसका सर्वे चल रहा था, जिसे फायरिंग रेंज बनाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा था। तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि यदि हम लोग को यहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा तो हम लोगों का जीवन कष्टमय बीतेगा। जहाँ हम लोग वहाँ जाएंगे वहाँ उपेक्षित माने जाएंगे कि अब विस्थापित लोग क्या हैं। हो जाता अगर फायरिंग रेंज बनता तो क्या होता, क्या बनता वो? देखिए, फायरिंग रेंज बनने का बहुत सा क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया में हमारा क्षेत्र आता नहीं था और जब आता नहीं था और उसके विकल्प में बहुत सा देश में स्थान थे तो वहाँ बनना चाहिए। हम लोग विस्थापित हो जाते, हम लोग के इलाका गरीबी इलाका था, वहाँ लोग गरीब लोग वास करते थे और जब विस्थापन हो जाता तो निश्चित रूप से उनकी ज़मीन छूट जाती और मुआवजा का रेट कौड़ी भोर रेट में मिलता, जिससे उसे कहीं जा करके पुनर्वास करना संभव नहीं था। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि इस जनतांत्रिक व्यवस्था में वार्ड सदस्य, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने तक एक चुनाव होता है जिसमें सभी लोग को सहभागिता होती है और चपरासी से लेकर मुख्य सचिव बनने तक परीक्षा होता है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं उसमें किसी प्रकार का परीक्षा नहीं लिया जाता है और उसमें हमेशा हमारा मांग रहा है कि जिस तरह से यूपीएससी का गठन हुआ है उसी तरह भारतीय न्यायिक आयोग का गठन हो और उसके एग्ज़ाम के तहत परीक्षा लिया जाए और उसमें जो क्वालिफाई करे वही जज बने। कॉलेजियम सिस्टम से आपको बतलाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो आज तक जजें बने हैं वह मात्र 200 से 250 घर के ही लोग बने हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके एक कमेटी होती है और वह कमेटी जो निर्णय ले लेता है वह जज बन जाता है, उसके ऊपर कोई प्राधिकार नहीं है। इसमें क्या विरोध क्या था आपका? विरोध यही था कि जिस तरह से आईएएस आईपीएस बनने के लिए एग्ज़ाम होता है, चपरासी बनने के लिए एग्ज़ाम होता है, क्लर्क बनने के लिए एग्ज़ाम होता है, टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम होता है, उसी प्रकार से देश में न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो और उसके तहत एग्ज़ाम लिया जाए और एग्ज़ाम में जो आदमी क्वालिफाई करे वह जज बने। ऐसी स्थिति बनी क्यों? कारण क्या रहा? कारण जो भी रहा वह पहले से कॉलेजियम सिस्टम चला आ रहा था, उसी को अभी तक लोग फॉलो कर रहा है। लेकिन समय के अनुसार सारा चीज़ परिवर्तन हो रहा है तो उसको भी कॉलेजियम सिस्टम को भी परिवर्तन कर एग्ज़ाम के माध्यम से जो क्वालिफाई हो उसको जज बनना चाहिए। सर, ये कॉलेजियम सिस्टम के लिए आपका संघर्ष रहा, भले इसमें आपको जो सफलता मिली चुकी है देशव्यापी मामला था, लेकिन स्थानीय जो मुद्दा है आपने जो गया डाल्टनगंज रेल लाइन परियोजना के लिए संघर्ष किया, जो वया गुड़ारू, शेरघाटी, बांके बाज़ार, इमामगंज से डाल्टनगंज जाती है सर ये रेल लाइन, ये परियोजना अभी तक जो इस पर कुछ अधिक काम नहीं हो सका, तो आपके संघर्ष का क्या लाभ मिल पाया, इसका कितना फ़ायदा हुआ इस संघर्ष का? देखिए, संघर्ष और आंदोलन ही एक ऐसा माध्यम है जो आप किसी भी समस्या को समाधान किया जा सकता है, चाहे उसमें समय जितना भी लगे। हम लोगों ने डाल्टनगंज नई रेल परियोजना गया टू डाल्टनगंज का संघर्ष मोर्चा बनाया और उस मोर्चा के तहत हम लोग अनेक जगह आंदोलन किए, धारणा दिए, प्रदर्शन किए, जिसका प्रतिफल हुआ कि इस परियोजना को सफल बनाने के लिए कुछ पैसा का आवंटन भी हो चुका है सर्वे उर्वे कराने के लिए और यह मुख्य रूप से हम लोग जो आंदोलन किए हैं उसका ही प्रतिफल है। अच्छा, आप इमामगंज में ज़िला परिषद आपकी पत्नी होती रही हैं, तो क्या राजनीति में क्या कुछ था आपके अंदर जिसके कारण ये चुनाव आप जीतते रहे? क्या प्रभाव था आपका? देखिए, चुनाव मैं नहीं जीता, चुनाव हमेशा मेरी पत्नी ही जीती और वह पारदर्शी रूप से अपने क्षेत्र में जो विकास के कामें होते थे, उसके अलावे जो
वहाँ के लोगों को, वहाँ के मालिकों को जो समस्या होती थी उसके समाधान के लिए हमेशा वह तत्पर रहती थी और वह चैलेंज करती थी कि पूरे ज़िला में जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनसे यदि 2 गुना और 3 गुना हम काम नहीं किए हैं तो आपके क्षेत्र में पुनः हम प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं हैं। अच्छा, ये राजनीति का क्षेत्र आपको क्या लगता है, इसमें बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि किसी बड़े नेता से नज़दीकी भी बढ़ी होगी, कभी दूरियां भी बढ़ी होंगी, कभी तलखियां भी बढ़ी होंगी, कभी उनके सामने आपको सीना तान के खड़ा भी होना पड़ेगा। कोई ऐसी यादें जो कभी मुश्किल घड़ी आई हो और आपको लगा होगा कि हम राजनीति में कहाँ चले आए, ये क्षेत्र ठीक नहीं है या ये गलत दिशा में हम आए हैं, ऐसा भी कभी हुआ? देखिए, हमें उस तरह का कभी आज तक नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि कभी भी हम बड़ा चीज़ नहीं सोचे कि हम MP और विधायक बने। हम राजनीति सिर्फ सेवा के भावना से करने के लिए राजनीति में आए हैं और एक नीति और सिद्धांत के तहत हम राजनीति करते हैं और जनता के समस्या के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यही मेरा राजनीति का मूल मंत्र है और मुझे बहुत बड़ा बनने का शौक़ नहीं है, इसलिए कभी भी उस तरह का हमारे प्रति हमें दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान समय में तो नेता को लोग 50 तरह की एलिगेशन उस पर लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। नेता मतलब जितने तरह की दुनिया की बुराई है वो नेता में ही देखते हैं। आप अभी ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता होगा जो नेता की शिकायत लेके बैठ जाते हैं कि देश को उनसे ये नुकसान हो रहा है, समाज को उनसे ये नुकसान हो रहा है, तो उस समय क्या बुरा लगता है कभी आपको? देखिए, हमें बुरा लगने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य के मानवीय मूल्य में ही ह्रास हो रहा है और वह चाहे राजनीति की ओर वो लोग जाएं, सामाजिक काम की ओर जाएं, सरकारी सेवाओं में जाएं या किसी भी विभाग में चले जाएं। चूँकि मनुष्य के मानवीय मूल्य में ह्रास हो रहा है तो तमाम क्षेत्रों में जो लोग जा रहे हैं निश्चित रूप से उसे नैतिक रूप से नैतिकता के आधार पर जो होना चाहिए उसमें कमी हो रहे हैं। तो का पतन हर चीज़ का पतन हो रहा है। जब मनुष्य के नैतिकता का ही पतन हो रहा है तो क्षेत्र जिस क्षेत्र में जाएंगे अपने दायित्व से विमुख होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार को किस रूप में देश में देखते हैं आप? देखिए, आज आप कांग्रेस में हैं, आरोप लगाते हैं कि मीडिया भी चंगुल में चला गया है, वो पेड मीडिया हो गया है, या बहुत तरह के आरोप लगते हैं कि क्या देखिए, मैं पेड मीडिया का आरोप तो नहीं लगा सकता हूं, लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े मीडिया के लोग, जो बड़े बड़े चैनल हैं, जिस तरह से उसको गोदी मीडिया भी कहा जाने लगा जिससे हाँ निश्चित रूप से गोदी मीडिया कहेंगे, लेकिन पे वाला बात तो नहीं कहेंगे, उसका तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक पक्षीय काम कर रहे हैं, सत्ता के दबाव में या सत्ता को न जाने कैसे प्रभावित होकर वह काम कर रहे हैं और एक तरफा जो उनकी आवाज़ निकल रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वास्तविक में यह गोदी मीडिया है। उसका क्या नुकसान समाज देश को पड़ रहा है? वह तो खाली नुकसान ही नुकसान है। वह तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है कि जनता को जो वाजिब बात पहुंचनी चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बातों को वह पहुंच नहीं पा रहा है। वह सिर्फ जिनके बारे में लोग को बताना चाहते हैं वही बात पहुंच रहा है, जिससे लोग कन्विंस होते हैं और गलत रास्ता की ओर चल जाते हैं, गलत प्रतिनिधित्व का चुनाव कर लेते हैं। आप लोकसभा चुनाव लड़े औरंगाबाद से, जनता ने आपको, आप मानते हैं कि बहुत संघर्ष किया आपने, बहुत आंदोलन किया, सब कुछ किया, लेकिन जनता ने आपको नकारा। वहाँ जनता ने नकारा नहीं, क्योंकि आज जो देश की राजनीति, आप निर्दलीय आए थे क्या? मैं 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 2014 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मैं चुनाव लड़ा था और मुझे जनता नकारा नहीं, क्योंकि वहाँ के जनता, वहाँ के औरंगाबाद लोकसभा के राजनीति से काफ़ी प्रभावित थे। क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ तब से मात्र 2 घर के ही लोग सांसद बनते आए थे और दोनों सिर्फ एक दूसरे को जिताने के लिए कि मैं नहीं जीत रहा हूँ तो कम से कम वह जीत रहे हैं, इस तरह का प्रतिस्पर्धा पहले से चलते आ रहा था। और नया औरंगाबाद का जब परिसीमन हुआ 2008 में और उसके बाद 2009 में चुनाव हुआ तो संतोष कुमार ही पहला औरंगाबाद का व्यक्ति है
जिन्होंने परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ा और परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ा तो निश्चित रूप से 2024 में वह रिजल्ट आया और परिवर्तन हुआ। अभय कुशवाहा जी अभय कुशवाहा जी जीते। उस परिवर्तन में ये आपने इशारा कर दिया था बहुत पहले। हाँ, वह परिवर्तन में हम काफ़ी खुश हैं कि उस परिवर्तन का जो हमने लौ जलाया था वह आज जल कर करके पूरे औरंगाबाद क्षेत्र को रोशनी दे रहा है और रोशनी दे ही रहा है। महागठबंधन का उम्मीदवार पहला बार जीतने के बावजूद भी यहाँ का जो सांसद हुए वह रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं कि पार्लियामेंट में पहला बार एमपी होकर करके इतना क्षेत्र का मुद्दा आज तक हिंदुस्तान का कोई सांसद नहीं उठाया। चलिए सर, एक चीज़ के कभी एक समय हुआ करता था जब लोग संघर्ष करने वाले, आंदोलन करने वाले, सामाजिक काम करने वाले, ज़मीनी लोग राजनीति में जाते थे। उनको बुलाया भी जाता था, उनको टिकट दिया जाता था, उनको सम्मान दिया जाता था। अभी धन बल का दौर आ गया। आप देखिए चुनाव में क्या हालत है, लाखों करोड़ों लुटाए जा रहे हैं और पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है जो ताकत वाले लोग हैं। तो जो धन बल की परिभाषा थी वो सामने दिख रही है। ऐसे में आप क्या महसूस करते हैं कि जिनके पास धन और बल नहीं है वो राजनीति के बारे में क्या सोचेंगे, या अगर वो समाज सेवक हैं, सोशल हैं, उनके लिए क्या भविष्य? देखिए, आप जो क्वेश्चन किए, प्रश्न किए, वह दोनों एंगल से देखा जा सकता है। आपका क्वेश्चन सही भी है और आपका जो क्वेश्चन है वह नकारात्मक भी है जी। क्योंकि सही इस मामले में है कि जो अधिकतर लोग जो सोच रहे हैं उनकी बातों को आपने हमारे सामने रखा, लेकिन दूसरी तरफ मामला है कि आप बगल में काराकाट देखिए या औरंगाबाद ही देखिए, इन लोग के पास कितना पैसा था। अभय कुशवाहा जी या राजा राम बाबू के पास कितना पैसा था, लेकिन एक विजन था यहाँ के लोगों के पास कि यहाँ जो आज के दिन में 2 घरों से ही सांसद अब बनते आए हैं उसको किसी भी रूप में चैलेंज स्वीकार किया और चैलेंज स्वीकार कर बिना पैसे वाले अभय कुशवाहा को यहाँ से लोग ने सांसद बनाया। और यह जो दोष है यह सिर्फ पार्टी के नेताओं का नहीं है कि पैसे वाला को हम टिकट दें, यह जनता को भी सोचने की ज़रूरत है कि आज जो चुनाव में इतना मैं खर्चा करा रहा हूँ तो निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचाएगा और जनता को सोचने की ज़रूरत है कि वाजिब रूप से जो जनता का सेवा करने वाले हैं उनको वोट देकर करके प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, और वह भी दौर बहुत जल्द आने वाला है। अब तो आंदोलन की उपज है, संघर्ष की उपज है, लेकिन अभी जो मैं देखता हूँ, पहले हर छोटे छोटे मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बिजली मीटर है या फिर बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं, पहले लोग सड़क, नाली, बिजली, इन तमाम मुद्दों के लिए सड़क पर उतरते थे, आंदोलन चलाया जाता था, एक सामाजिक लोग उसका नेतृत्व करते थे। इसमें ह्रास आया है, लोग पीछे हटे हैं, अब लोग दिखते नहीं इन सब चीज़ों में। अब बस पार्टी अगर कोई आंदोलन का ऐलान करती है तो वो बस एक दल के नेतृत्व में कोई आंदोलन या प्रखंड स्तरीय आंदोलन, धरना रख दिया जाता है, लेकिन जो सामाजिक आंदोलन होते थे वो अब नहीं हो पा रहा है। ऐसे आंदोलन करने वाले लोग समाज में नहीं दिख रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस परिस्थिति को लेकर? देखिए, आंदोलन इसलिए होता था कि आंदोलन जब मैं करूँगा तो जो समस्या है उसके बारे में आम जनता जानेगा, लेकिन इतना मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के चैनल के माध्यम से तमाम गांव और लोगों के पास सारा चीज़ पहुंच रहा है। और आंदोलन सिर्फ जनता को जागरूक करने के लिए होता था और शासन प्रशासन को दिखलाने के लिए होता था कि आप यह गलत काम कर रहे हैं, मैं जनता को जागरूक कर रहा हूँ, देखिए जनता आपके विरोध में खड़ा होने वाला है, और जिससे सही रास्ता पर सत्ता और शासन चलने का काम करता था। लेकिन आज निश्चित रूप से हमें भी दुख हो रहा है कि जिस हिसाब से विरोध के लिए आंदोलन में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, लोगों को सोच होनी चाहिए, लोगों को उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, निश्चित रूप से वह आज उपेक्षित है। जो अपेक्षा लोगों को है आंदोलन करने वाला को, उसमें निश्चित रूप से कमी आ रही है, और उसका मुख्य रूप से हम लोग जैसे कार्यकर्ता दोषी हैं कि जनता के पास कम समय दे रहे हैं और उनको जागरूक करने में, वाजिब बात बताने में अपना समय को नहीं दे पा रहे हैं। आपके राजनीतिक गुरु कौन रहे सर? देखिए, राजनीतिक गुरु एक प्रेरणा होते हैं, समझ गया ना। प्रेरणा पढ़ने से होता है। हमने
जेपी लोहिया, उसके पहले गांधी जी, और देश को आज़ाद कराने में जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए, जितने लोग शहीद हुए, और स्वतंत्र भारत के बाद जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ें, जो समतामूलक समाज बनाने के लिए लोहिया जेपी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ें, तो उस समय तो मैं था नहीं, लेकिन उन लोगों के इतिहास पढ़ा। और उसके बाद जो बिहार में कर्पूरी ठाकुर, जगदो बाबू, ललई यादव जी, बीपी मंडल साहब वगैरह को जो मैंने पढ़ा, उनको जो समझा, तो हमें लगता कि हमें भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, समतामूलक समाज बनाने के लिए अपना कदम को बढ़ाना चाहिए। और इसी प्रेरणा से मैं, उन्हीं लोग के प्रेरणा से मैं राजनीति में आया हूँ और मैं राजनीति कर रहा हूँ। सर, क्या संदेश होगा समाज को, सोशल काम में लगे लोगों को, राजनीति में लगे लोगों को, क्या संदेश देंगे आप मीडिया के माध्यम से? मैं यही मीडिया आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि देश में ही नहीं दुनिया में शांति की ओर लोग बढ़े, एक दूसरे के भावना को कदर करें, समतामूलक समाज निर्माण करने में अपनी योगदान दें, सांप्रदायिकता को कम करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं, और एक अच्छा बिहार, अच्छा देश और अच्छा दुनिया के निर्माण में अपना योगदान दें कि उनका भी इतिहास देश में बने। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे संतोष कुमार जी, जो माने जाते हैं इमामगंज क्षेत्र से के मूल निवासी हैं, और माने जाते हैं कि ये संघर्ष और आंदोलन की उपज है। राजनीति में आज हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इनका जो शुरुआत रहा है वो संघर्ष और आंदोलन का रहा है। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारी उम्मीदें भी जताई। इन्होंने कहा कि निराशा वाली कोई बातें नहीं हैं, अगर उम्मीद हम रखेंगे तो ही समाज बेहतर बनेगा, देश बेहतर बनेगा। तो संतोष कुमार जी को उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में देश बेहतर दिशा में जाएगा, और जिस तरह से ये समाज के लिए या राजनीति के लिए काम कर रहे हैं, इनका संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। और ये मानते हैं कि राजनीति में ये सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि जनहित में और समाज हित में और लोगों के आम कमज़ोर वर्ग के हित में काम करने के लिए ये राजनीति में आए हैं, और वो इस दिशा में बढ़ते जाएंगे। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।